बच्चों इसके पहले वाले भाग में हम बात कर रहे थे जो चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य है, उसकी जो मंदिर स्थापत्य कला और कांस्य मूर्ति स्थापत्य कला की बात कर रहे थे, वो सबसे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे अद्वितीय उदाहरणों में से एक थी। वहीं बच्चों इसमें बात करेंगे जो चोल साम्राज्य है उनकी कृषि और जो सिंचाई व्यवस्था है उसके बारे में। देखें, इस क्षेत्र में कावेरी नदी द्वारा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व में कई छोटी छोटी धाराओं में बंटकर अत्यधिक एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जो चावल की कृषि के लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बच्चों हम बात कर रहे थे इसमें कि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है और कावेरी नदी के जो बहाव का क्षेत्र है वो ही क्या था, चोलों का राज्य था। अब कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई वितरिकाओं में बंट जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है, और इस डेल्टा के द्वारा एक उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है, और इस उपजाऊ भूमि में सबसे अधिक जो फसल उत्पादित होती है वो फसल है चावल। इस क्षेत्र के अन्य हिस्सों में हालांकि पूर्व में ही कृषि प्रारंभ हो गई थी, लेकिन 5वीं और 6वीं शताब्दी में बात करें तो यहाँ बड़े पैमाने पर कृषि की क्रियाओं का विस्तार हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कृषि पहले से चली आ रही है, लेकिन जो 5वीं और जो 6वीं शताब्दी है, इन शताब्दियों में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो कृषि की क्रिया है उनका अत्यधिक विस्तार यहाँ पर हो रहा है। यहाँ किए गए प्रयासों में जंगलों को साफ करना, क्षेत्रों को समतल करना, डेल्टा क्षेत्रों में जो बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाना और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नहरों का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी प्रयास क्या है बच्चों, जो कृषि व्यवस्था या फिर जो हम बात करें सिंचाई की व्यवस्था है उसको उन्नत करने के लिए किए जा रहे प्रयास हैं। कई क्षेत्रों में फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से भी किए जाने के क्रम में विभिन्न प्रकार के कुएं और तालाबों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। अर्थात कृत्रिम अर्थात प्रकृति के अलावा यदि कई क्षेत्रों में वर्षा का जल नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां पर भी कृषि करने के लिए कुएं और तालाबों का सहारा इनके द्वारा लिया जा रहा है। भूमि के प्रकार की बात करें तो भूमि के प्रकारों में देखें बच्चों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रकार देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है वेलन वैगई, बाद में बात करेंगे ब्रह्मदेह, सालाभोग, देवदान और तिरुनमटुकनी, पल्लीचंदम। ये विभिन्न प्रकार के क्या है भूमि के प्रकार हैं। देखें कि जो वेलन वगी भूमि है वो क्या है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की जो भूमि होती थी, अर्थात ऐसे किसान जो ब्राह्मण नहीं थे उनके पास जो भूमि होती थी वो कौन सी भूमि कहलाती थी, वेलन वगी भूमि कहलाती थी। वहीं बात करें ब्रह्मदेह भूमि का एक प्रकार है, तो ब्राह्मणों को जो उपहार में दी जाती थी भूमि उसको क्या बोलते थे, ब्रह्मदेह नाम से पुकारा जाता था। सालाभोग की बात करें तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दान दी जाती थी वो क्या कहलाती थी, सालाभोग भूमि कहलाती थी। देवदान और तिरुनमटुकनी, मंदिरों को जो उपहार में दी जाती थी भूमि वो क्या कहलाती थी, देवदान या फिर तिरुनमटुकनी भूमि कहलाती थी। वहीं बात करें अंतिम प्रकार है पल्लीचंदम, तो जो जैन संस्थान होते थे उनको दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी, पल्लीचंदम कहलाती थी। तो ये क्या है बच्चों, भूमि के विभिन्न प्रकार हैं जो अलग अलग प्रकार से क्या है विभाजित किए गए हैं। चोल साम्राज्य के प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 इकाइयाँ देखने को मिल रही है। 2 इकाइयों में सबसे पहली इकाई की बात करें तो उसका नाम है बच्चों उर नामक इकाई। किसानों की बस्तियां जो सिंचित होती थी और साथ साथ में समृद्ध होती गई थी वो क्या कहलाती थी, उर कहलाती थी। अब एक दूसरी इकाई है जिसका नाम है नाडू। उर जैसे कई गांवों का समूह क्या कहलाता, नाडू कहलाता था। अर्थात जो छोटे छोटे गांवों की जो बस्तियां होती थी उर, जब ये बस्तियां मिल जाती थी तो ये क्या कहलाती थी, नाडू कहलाती थी। और अंदर वाली जो ये छोटी छोटी बस्तियां हैं ये क्या कहलाती थी बच्चों, उर नाम से जानी जाती थी। उर का बड़ा रूप देखें, यानी विभिन्न प्रकार के यदि उरों को शामिल किया जाए तो क्या बन जाता था, नाडू बन जाता था। ग्राम परिषद और नाडू के द्वारा कर वसूलने और न्याय जैसे कई प्रमुख प्रशासकीय कार्य किए जा रहे थे। यहाँ पे देखें कि जो ग्राम का प्रशासन चलाने के लिए ग्राम परिषद की यहाँ पर स्थापना की जा रही है, और ग्राम परिषद के साथ साथ में जो ये नाडू है ये क्या कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से कर वसूलने का और न्याय जैसे क्षेत्रों का कार्य ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो प्रशासन है वो ये छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है।
वेलाल देखें कि धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कार्यों पर अच्छा नियंत्रण प्राप्त था। अब बच्चों हमने बात की थी कक्षा 6 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, उसमें देखा था कि दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, बड़े बड़े भूस्वामी अर्थात बड़े जो भूस्वामी होते थे, धनी भूस्वामी, उनको किस नाम से जाना जाता था? वेलाल के नाम से जाना जाता था। और इन वेलालों का क्या होता था? ये नाडू के कार्यों पर क्या रहता था? नियंत्रण रहता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें जो चोलों का प्रशासन है वो किस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है। धनी भूस्वामियों को राजा द्वारा दी जाने वाली विभिन्न उपाधियों की बात करें तो उसमें है मुवेंद, वेलन और अरियार। ये क्या है बच्चों? उपाधियां हैं जो राजा के द्वारा किसको दी जा रही है? वेलालों अर्थात जो धनी भूस्वामी है उनको दी जा रही है। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान प्राप्त होने के क्रम में कावेरी नदी घाटी और दक्षिण के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर अनेकों ब्राह्मण बस्तियाँ अस्तित्व में आ गई। यहाँ पे देखें कि जो शासक वर्ग होता था उसके द्वारा ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के भूमि अनुदान दिए जाते थे और इन विभिन्न प्रकार के भूमि अनुदानों को देने के क्रम में इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की अत्यधिक बस्तियों का विस्तार हो गया। प्रत्येक ब्रह्मदेह अर्थात जो ब्राह्मण को दी गई भूमि है वो ब्रह्मदेह कहलाती है। प्रत्येक ब्रह्मदेह की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा के द्वारा की जाती थी। इन सभाओं के निर्णय प्राय शिलालेखों के रूप में जो मंदिर की दीवारें होती थी उनके ऊपर दर्ज किए जाते थे। अर्थात ये क्या करते थे? ये सभाएं अपने जो निर्णय होते थे, निर्णयों को जो मंदिर होते थे, मंदिरों की जो दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर ये शिलालेखों के रूप में इन निर्णयों को वहाँ पर क्या करवाते थे? लिखवाने का कार्य करते थे। अब देखिए एक शब्द है नगरम। यह व्यापारियों का संघ होता था जो नगर में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था। नगरम अर्थात नगर में प्रशासन की देखरेख करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? एक संघ होता था जो व्यापारियों का प्रमुख संघ होता था, उसी के द्वारा नगर में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख की जाती थी। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त एक अभिलेख है, उससे हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन किस प्रकार का होता था। यहाँ से बच्चों एक अभिलेख मिला है उत्तर मेरूर नामक क्षेत्र से, वहाँ से पता चल रहा है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन किस प्रकार का होता था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न प्रकार की जो समितियां होती थी उनके बारे में भी इस उत्तर मेरूर के अभिलेख से हमें क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। इनकी सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनका चुनाव टिकट प्रणाली के द्वारा किया जाता था। अर्थात इन संघों और इन संगठनों की जो सदस्यता है, सदस्यता लेने के लिए योग्य व्यक्तियों का क्या किया जाता था? चुनाव किया जाता था। और ये चुनाव टिकट प्रणाली या फिर जो लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी व्यवस्था के आधार पर होता था। इन जो उम्मीदवारों के नाम है वो तालपत्र के छोटे छोटे टिकटों पर लिखकर मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और इस मिट्टी के बर्तन में ये जो नाम होते थे उन नामों को किसी छोटे बच्चे के द्वारा निकलवाया जाता था और जिसका नाम छोटे बच्चे के द्वारा आ जाता था हाथ में और उसी को क्या मिल जाती थी? संघ की सदस्यता मिल जाती थी। अब देखें कि बच्चों जो तांग वंश है, जो चीन का एक प्रमुख वंश है, चीन राष्ट्र का प्रमुख वंश कौन सा है? तांग वंश। तांग वंश से एक जानकारी मिल रही, देखें चीन में तांग राजवंश के तहत शक साम्राज्य स्थापित हुआ। जब ये तांग राजवंश था तब शक साम्राज्य चीन में स्थापित हो रहा है जो लगभग 300 वर्षों तक अर्थात 7वीं सदी से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा था। इसकी राजधानी थी शियान, दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से क्या थी? एक ही थी। अर्थात जो तांग वंश है उसकी राजधानी कौन सी है बच्चों? शियान नामक शहर है जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई लोग आया जाया करते थे क्योंकि ये अपने आप में क्या था? एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और बहुत बड़ा नगरीय केंद्र था। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। अर्थात बात करें तांग वंश या फिर तांग राज्य में प्रशासन की, तो प्रशासन की यहाँ पर जो नौकरशाही है, नौकरशाही के लिए बच्चों यहाँ पर क्या देखी जा रही है कि एक परीक्षा होती थी और इस परीक्षा में जो उम्मीदवार पास हो जाता था वो इस नौकरशाही का क्या बन जाता था? हिस्सा बन जाता था जो तांग वंश का प्रशासन चलाने का कार्य करते थे। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था अपनी योग्यता के हिसाब से और अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ में 1911 वर्ष तक चलती रही। अर्थात 1911 तक ये व्यवस्था चली आ रही थी जो प्रशासनिक जो
अधिकारी है उनको चुनने की जो व्यवस्था है वो तांग वंश के अंतर्गत इतने सालों तक देखी जा रही है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न और उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।